नमस्कार दर्शक बंधु, मैं मनोज कुमार, आपका प्रिय चैनल मनोज प्राकृतिक कृषि में आपका स्वागत है। तो दर्शक बंधु, आज हमारे लिए एक खुशी का दिन है, इसलिए कि हमारे उड़ीसा से बहुत सारे किसान आते थे और हमारा जो कृषि फार्म है वो घूम के देख के कर भी रहे हैं। किंतु आज ऐसा एक दिन आया है जो कि हमारा उड़ीसा प्रदेश से छोड़कर दूसरे प्रदेश से आए हैं हमारा कृषि बंधु। तो आज उनका हम परिचय लेंगे और आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो खेती उतने दिन से हम लोग कर रहे थे पिछले 5 सालों से, आज सफल हो गया है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ महसूस हुआ जो हमारे बातों से उनको उनके यहाँ रहा नहीं गया और वो वहाँ से यहाँ देखने के लिए चले आए। तो चलिए देर ना करते हुए हमारे कृषि मित्र से आपका परिचय कराते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। तो भैया आपका परिचय देंगे थोड़ा? भैया मेरा नाम हिमांशु राठौर है। हम झारखंड चाईबासा सिंहभूम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो हम लोग बहुत साल से हमारे रिश्तेदार लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे थे, काम वाम ठीक चल रहा है। मगर जब हम पालेकर जी का समझे और महाकुल जी का मदद से हमसे बातचीत कर रहे थे, तो लॉकडाउन के कारण कुछ कारण से हम नहीं आ पाए। मगर अभी हम मौका मिला तो हमारे मित्र को भी साथ में लाए हैं। तो हम बोले देखिए चलिए हम लोग देख के आते हैं। वो तो इतना साल से प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी निकाल रहे हैं, तो हम लोग को देखने से बहुत सा जानकारी मिलेगा। और आने वाला दिन में इससे अच्छा और कोई काम रह नहीं जाएगा। आदमी बीमार हो रहा है, सब तरफ से तकलीफ़ में है, तो उसका मेन कारण है कि हम लोग पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। और जब हम लोग पौष्टिक आहार खाएंगे तो हमारा बहुत सा प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म हो जाएगा। आदमी को करना है मगर उनको जानकारी नहीं है और आदमी डरता है, मगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसमें पूंजी कम है, उत्पादन ज़्यादा है, फ़ायदा अनेक है ना। लीजिए अब हमारे दूसरे मित्र बजरंग जी से बात करा। और इसमें सिंह झारखंड से आए हैं, एक नया चीज़ देखने के लिए आए हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम लोग मल्चिंग देखेंगे। डाले थे मतलब? हाँ, इसमें डाले थे पहले से, यहाँ पे नहीं सड़ा हुआ है। ये देखिए, जहाँ पे मल्चिंग है अभी यहाँ पे घास फूस कुछ नहीं है। देखिए, अच्छा, मल्चिंग डाले तो घास उगा भी नहीं। ये साइड से आया हुआ ये वाला घास है ना। तो मल्चिंग एक चीज़ ऐसा है कि घास को नियंत्रण करने का पूरा नेचुरल तरीका है। इसके नीचे से एक भी घास नहीं, आप देख रहे हैं, एक भी घास नहीं है। दूसरा जो है कि जो बैक्टीरिया और जो लोकल आर्थम केंचुआ है, इनको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल गया। और एक मैं अच्छा सा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका केले का पौधा, उसका जड़ देखिए यहाँ तक कैसे आया है। नेचुरल फार्मिंग में यही चीज़ है कि आप जड़ को देख पा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर है। देखिए, केला का घास है। हाँ, केला का जड़ है। कितना छोटा पौधा देखिए और जड़ इसका देखिए। तो इससे एक चीज़ साबित होता है कि उसको भी ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, इसके लिए वो उतना दूर आया है। कौन सोच सकता है, इसके बगल में तो एक भी पौधा नहीं है। देखिए, वहाँ से यहाँ तक उसका जड़ जो है खाने के तलाश में आ गया है, ऊपर ही ऊपर है ये। मतलब आप इसको भी खोद के डाल देंगे तो फिर इसके ऊपर घास दोबारा नहीं उगेगा? नहीं उगेगा। जब तक ये डिकम्पोज नहीं होता, सड़ नहीं जाता है, तब तक कोई घास का पौधा नहीं उगेगा इसके आसपास से। सड़ने के बाद फिर उगेगा। फिर दोबारा उसी को घास को काट के वहीं मल्चिंग कर देंगे। तो ये मल्चिंग के वजह से उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अभी इसके नीचे ना हमको घन जीवामृत डालना है। ये जो है ना, ये जिया खत है, लोकल वाला है ना, वर्मी कंपोस्ट है ये वाला लोग। हाँ, केचुआ खाद है ये सब। आप यहाँ जीवामृत यहाँ डालना है? हाँ, जीवामृत यहीं डालना है। पेड़ के पास नहीं डालना? पेड़ के पास नहीं है, उसका जो पेड़ है ना, उसका जो सर्कल है उसके बाहर 6 इंच बाहर डालना है, वहाँ नहीं डालना। अब देख रहे हैं वहाँ डाल के क्या फ़ायदा, जब इतना दूर मतलब जड़ है। तो
प्रैक्टिकल सब चीज़ आप प्रूव कर दिए यहाँ पर उनका सब बात को। मल्चिंग का 3 तरीका है, एक है सॉइल मल्चिंग, एक है लाइव मल्चिंग और तीसरा है स्ट्रॉ मल्चिंग। हम लोग ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रॉ मल्चिंग है, और जो हरा हरा दिख रहा है ये लाइव मल्चिंग। और सॉइल मल्चिंग का क्या होता है, जैसे हम जोताई करते हैं ना, तो 6 से 9 इंच का मिट्टी जो है पूरा नीचे का जो मिट्टी है उसको मल्च कर देता है, मल्चिंग करता है, ढक देता है। नीचे जो है मट्टी के नीचे 30-25 फीट तक पूरा खाना भरपूर है, और वो जो खाना है ना वो जब फट जाता है मिट्टी पानी का ख़त्म हो जाने के बाद वो ऊपर इवापोरेट होके चला जाता है। तो वो अगर कचरा कुचा उसको ढाप देंगे, मतलब मल्चिंग कर देंगे, तो ऊपर नहीं जाएगा कुछ। और जो अभी पौधा है, हरा भरा पौधा, उसके नीचे तो मिट्टी ऐसे ही मतलब ढक के है, तो वो भी मिट्टी नहीं फटेगा और ऊपर कुछ नहीं जाने वाला। तीसरा जो सॉइल मल्चिंग करते हैं उसके बाद तो 6 से 9 इंच का मिट्टी ढक गया है, तो वहाँ पे फटेगा नहीं मिट्टी। तो उसके नीचे का जो खाना है, वहाँ समुंदर है खाने का, वो पूरा समुंदर ढक के रहेगा, मतलब जितना है। जैसे इसको जंगल मॉडल हम बोल रहे हैं, इसको तैयार करेंगे। 36 बाय 36 फीट पे एक आम का पौधा आता है, उसके बीच में नींबू, आपका संतरा और अरहर, पपीता, केला, ये सब आएगा। ये तो केले का केमिकल फार्मिंग हो रहा था, इसको जैसे 36 का मॉडल करेंगे। अभी इस साल हम लोग गुठली लगाए हैं आम का पौधे, फिर कलम करेंगे और जो पौधा निकालना होगा उसको निकालेंगे और केला का केला रहेगा, और 36 का मॉडल पूरा तैयार करेंगे। इसमें अभी घन जीवामृत इस साल अभी और देना है, उसके बाद मल्चिंग करेंगे, तो देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बाद में ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप सब कुछ है, खाली हल्दी नहीं डालते ना? क्या चीज़? अदरक हल्दी इसमें लगाएंगे। वो क्या है कि अदरक हल्दी ये दोनों मतलब छांव में अच्छा होता है। हाँ। अभी देख रहे हैं इसके नीचे में एकदम धूप नहीं है, तो अदरक हल्दी का खेती बहुत अच्छा आएगा इसमें। अभी इसमें काम चालू कर दिए हैं। हाँ, केला का फूल का, हाँ फूल का कवर है वो। हाँ, कितना दिन में केला निकल जाता है? मतलब साल भर में एक बार हार्वेस्ट होता है केला। हाँ, साल भर में एक बार हार्वेस्ट होता है। जब से केला गाछ लगा तब से आप इसको काटे नहीं है, ऐसे ही चल रहा है? मतलब अरे एक पौधा खत्म हो गया, मान लेते हैं इसका हार्वेस्ट हो जाता है, तो जैसे पत्ता सूखता है तो पत्ता काट देते हैं और तना वैसे ही रुकता है, और तना भी अपने आप वो सूख के नीचे गिर जाता है। और जितना पत्ता काटेंगे, तना काटेंगे, उसको फिर मल्चिंग में ले लेंगे। अभी जैसे नीचे इसका बेबी पौधा तैयार हो गया ना? हाँ, वही पौधा। तो जैसे एक उधर से बंच निकलेगा, नीचे से एक पौधा और छोड़ते हैं। ये तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका बंच नहीं आया है। जैसे इसका बंच आएगा तो नीचे, अभी इसको काटते रहेंगे और देखेंगे कि कौन सा पौधा अच्छा रहा। ये तो एक ही पौधा है, इसमें जैसे बंच निकलता है तो नीचे से एक पौधा इधर से और छोड़ेंगे। बंच निकलना इसमें पहले भी दे चुका केला क्या? नहीं, एक का तो एक ही बंच आता है। नहीं, पहले नहीं दिया अभी तक? नहीं, वो दूसरा पौधा दिया रहेगा, लेकिन ये नहीं दिया है। जब वो दे देगा, हाँ, जैसे बंच निकलेगा, जैसे मान लेते हैं ये वाला पौधा अभी बंच देना चालू कर दिया है, तो उसके नीचे से एक पौधा और छोड़े हैं जो। अच्छा, ये वाला जो छोड़ा हुआ? हाँ, छोड़ा है। फिर इसको जब ये पूरा हार्वेस्ट हो जाएगा, इसका जो पत्ता है वो काट देंगे, तना ऐसे रहेगा, वो अपने सुकड़ के नीचे गिर जाएगा, फिर उसको मल्चिंग में ले लेंगे। जब तक पूरा सोख लेगा तो फिर ये गाछ तब तक बड़ा हो जाएगा। और कोशिश करेंगे जिस साइड से बंच निकला है उसके दूसरे साइड से वो उसका बच्चा जो छोड़ेंगे, वो उसके अपोजिट साइड में। इसको फिर हटा देंगे, काट देंगे इसको? अगर उस साइड में नहीं है तो इसको हटा देंगे। 15 दिन में एक बार उसका कटिंग भी होता है, इसको पील बोलते हैं। पील को काटते रहते हैं हर एक 15 दिन में। केले की खेती में उसका जो उधर वाला अगर नहीं होगा तो इसको नहीं काटेंगे, इसको ले लेंगे। अगर उधर हो जाएगा तो उधर अपोजिट साइड में कोशिश करते हैं कि अच्छा पौधा होना चाहिए, दिखने में भी उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। अभी तो लगता है केला का काफी ग्रोथ आपका धीरे धीरे अब अच्छा होगा, हमको लग रहा है। हाँ, खेती में ना हम लोग इसके बाद में एक्चुअली में कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट लगाना जरूरी है। जैसे कोई दाल का खेती करना जरूरी है। उसमें क्या होता है, जैसे दाल का खेती करेंगे, ये जो धान का पुआल है ना, वो सड़ता है। कि सड़ने के बाद में जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 36 से 40 डिग्री जब हो जाता है, उसके बाद में ये जो है
ये इवापोरेट होकर चला जाता है, जो सड़ा हुआ चीज़ जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो अगर वो उसको इवापोरेट नहीं करना है तो ये धान का खेती जब पकने लगेगा तो उस टाइम पे चना हो गया, आपका कोई दाल का खेती हो गया, उसी में करना ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है, पुआल में जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन का मात्रा बहुत कम रहता है। तो नाइट्रोजन का सोर्स जो है, ये दाल का वैरायटी जब आप खेती करेंगे तो वहाँ से उसका आपूर्ति हो जाएगा। और जो जितना पुआल है वो सड़ने के बाद में वो ह्यूमस बनेगा। जब ह्यूमस बनेगा तो मिट्टी का कलर चेंज होगा, उसका उपजाऊपन बढ़ेगा, उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। अभी क्या करना होगा तो उसके लिए, अभी जो आप लगा रहे हैं उसमें फिर क्या करना होगा? अभी आप दाल का भी पौधा लगाएंगे साथ साथ में? अभी नहीं लगा सकते, जब पक जाएगा। अभी पानी में तो वो खेती होगा नहीं, जब पक जाएगा, इसमें पानी कम होगा, उस टाइम पे उसको करना है। या तो फिर ये खेती ख़त्म होने के बाद कोई ऐसा क्रॉप लेंगे, दाल का, मूंग का, उड़द का, अरहर का, किसी का भी एक खेती लेंगे, चने का। तो जो पुआल है उसका वो 100% सड़ेगा और मिट्टी में मिलेगा। नहीं तो ये क्या होता है, मिट्टी में सड़ तो जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है, उड़ के चला जाता है। यही दिक्कत है। और हम लोग जो फील्ड में जहाँ सब्जी का खेती हो रहा है वहाँ पे हम लोग जो देखे, उसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी किस्म का फसल ले रहे हैं, उसके साथ साथ एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट ले रहे हैं। दाल का पौधा आप अरहर का देखे, मुनगा का पौधा देखा आपने, तो उसमें क्या होता है, वो सड़ने के बाद मिट्टी के अंदर है, तभी उसके आप हाथ में देख रहे हैं हम केंचुआ आ रहा साथ में। यही चीज़ है, इसी के कारण ह्यूमस बना रहेगा, फिर उसमें ह्यूमस बना रहेगा, पौष्टिक तत्व उड़ नहीं जाएगा। यही चीज़ है। और इसके वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है और वहाँ पे जल्दी हो रहा है। तो इसको अगर उपजाऊपन जल्दी से बनाना है तो इसमें हम लोग को ये करना पड़ेगा। कितना महीना में काटेंगे इसको? ये तो 4 महीने में ये कटिंग हो जाएगा इसका। उसके बाद में इसका इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है तो अगले साल में जाके फिर इसको जुताई करके, मल्चिंग करके, सॉयल मल्चिंग करके वैसे छोड़ देंगे। तो दाल का पौधा तब लगाएंगे? लगा नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। अगर होता तब करते। और ये चीज़ हर एक कोई नहीं समझ रहा है। दिक्कत यही है, हर कोई अगर एक बार इस धान का कटाई हो गया तो गाय बैल इसमें छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा ना। हर कोई समझता, सब कोई दाल का एक पौधा उसमें लगाता, तब वो ह्यूमस बनता, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता। अब सबको समझना है, जागरूक होना है इस चीज़ को। नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत है। और जो जीवामृत जो डाल रहे हैं और पौधे को जो खाद मिल रहा है, उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 स्क्वायर फीट एरिया में हर एक दिन में जो सोलर एनर्जी, जो धूप गिरता है, तो 1 स्क्वायर फीट में 1250 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी वो गिरता है हर एक दिन। उसमें से 1% ही मतलब यूज में लेता है पौधा। और वो जो यूज लेता है वो क्या करता है, उसके उतने एरिया में खाना पकाता है। खाना पकाने के दौरान वो हम लोग को ऑक्सीजन भी देता है। और उसी दौरान क्या होता है, कुछ मीठा पदार्थ भी बना लेता है वो। और वो जो मीठा पदार्थ बनता है उससे ये होता है कि आप देखे रहेंगे बड़े बड़े पौधे के तने में चींटी जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो एक्चुअली में जो ऊपर खाना पकाने के बाद में जो मीठा पदार्थ बना, उससे वो क्या बोलते हैं, रूट के माध्यम से जीवाणु को वो खिलाता है। क्योंकि हम लोग देखें कि जो जीवाणु होते हैं वो मीठा का बहुत आग्रही होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो पौधा जो है धूप से खाना पकाने के बाद में मीठा पदार्थ बनाता है और वो जीवाणु को खिलाता है। और उसके बदले में जो जीवाणु होते हैं गोबर में या तो मिट्टी में, गौमूत्र में, मिट्टी में, वो क्या करते हैं, उसके बदले में उसको DAP, पोटास, यूरिया जो भी चाहिए उसको खाने में, वो सब मिट्टी से ढूंढ ढांड के खाना पका के खाने लायक बना के उसको खिलाते हैं। तो एक पौधे को जो भी खाना चाहिए वो जीवाणु के माध्यम से आपूर्ति होता है और उसके बदले में जो है पौधा उनको मीठा पदार्थ देता है। जैसे हम लोग
जब जीवामृत बनाते हैं तो उसमें गुड़ डालते हैं, और खेत में क्या करते हैं, खेत में तो हम गुड़ डालते नहीं, तो उसमें गुड़ का काम कौन करता है, पौधा अपने आप करता है, और खाना पकाने के टाइम में जो मीठा पदार्थ बनाता है वो जीवाणु को खिलाता है। जंगल में तो हम नहीं गए, कोई नहीं गया, तब भी पौधा खड़ा है, पूरा हरा भरा जंगल है, सब कुछ फल फूल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, पौधे जो है खाना बनाते हैं और जीवाणु को खिलाते हैं, और उसके बदले में वो जो चाहिए पौधे को वो पूरा उसका मतलब जो जो खाने के लिए चाहिए तैयार करने के लिए वो सब केचुआ करता है। जीवाणु करते हैं। जीवाणु केंचुआ अलग चीज़ है। केंचुआ जो है जीवामृत का जो खुशबू है उससे मतलब आकर्षित होकर वो लोग ऊपर आते हैं, और उनका धर्म है कि अगर उसको अंधेरा मिला तो 24 घंटा काम करेंगे, उजाला है तो रात को आएंगे, और बाकी टाइम जो है तो 15-20 फीट तक वो नीचे से ऊपर होते रहेंगे, और जब भी जाते हैं अंदर एक रास्ते से जाएंगे, उसी रास्ते से कभी नहीं आएंगे, दूसरा रास्ता आएंगे। मतलब उनका काम है खुदाई करने का, जुताई करना, ये बोल सकते हैं। जुताई का काम जो है केंचुआ का काम है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस उनको जीवामृत डालना है, और एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करना है कि 24 घंटा वहाँ पे अंधेरा मिले, तो वो लोग अपने काम में लग जाएंगे। जुताई का काम उनका है, मल्चिंग से हो जाएगा, मल्चिंग से अंधेरा हो जाएगा, वो अपने आप काम करेंगे। मनोज जी हमारे इसके बारे में और थोड़ा हमको जानकारी दीजिए कि जीवामृत, घना जीवामृत और नीमेसा जो बीमारी लगता है तो उसका क्या उपाय किया जाए। मगर आप जो हिसाब से हमको बताए हैं कि आज तक हमको ज़रूरत नहीं पड़ा, तो भी हमारी जानकारी रहने से आपको मदद होगा कि आप जब से घना जीवामृत ये सब डालने लगे तब से आपका बीमारी का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया, आज तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ा। तो हम बोले चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमको मनोज जी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लीजिए मनोज जी। तो आपका सवाल यही है कि जीवामृत और घन जीवामृत ये सब कैसे बनाते हैं, और इसका प्रयोग से ये हमारा जो केमिकल पेस्टिसाइड तो छोड़िए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, नेचुरल पेस्टिसाइड जो है उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ता। हम धान की खेती जो करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं जीवामृत के विषय में। जीवामृत जो है 1 एकड़ खेती के लिए 200 लीटर चाहिए होता है, जो लिक्विड है। उसको बनाने के लिए 10 किलो देसी गाय का गोबर चाहिए होता है, 5 से 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र चाहिए, और 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 200 लीटर पानी। इसको घोलने के लिए एक 200 लीटर का बर्तन चाहिए। तो इसको मिलाने के बाद में 3 दिन तक हम एक छांव में रखते हैं। उसको धो पाओ पानी से बचाव करके, उसको सुबह शाम 1-2 मिनट क्लॉकवाइज घोलते रहते हैं। 3 दिन के बाद में इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, उसके बाद में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका जीवामृत लिक्विड। और एक घन जीवामृत जो बनाते हैं उसका 3 तरीका है। एक तो है जो गोबर होता है, वो ताज़ा गोबर, उसके ऊपर हम गुड़ और बेसन डाल के उसको तैयार करते हैं। दूसरा एक होता है कि जो गड्ढे में हम फेंक देते हैं गोबर, उसको सूख जाता है, उसके ऊपर में जो लिक्विड जीवामृत है उसको डाल के उसको 2 दिन छांव में रखते हैं, वो भी तैयार हो जाता है। और एक तरीका है जो गोबर गैस का स्लरी होता है, उससे फिर ताज़ा गोबर मिला के उससे भी घन जीवामृत बनाया जाता है। ये तीनों तरीके ऐसे कहा जा सकता है कि जीवामृत जो लिक्विड बनता है वो 10 से 15 दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन जो घन जीवामृत है उसको प्रोसेसिंग करके हम ज़्यादा दिन रखने के लिए उसको घन जीवामृत बनाते हैं। और जो हमारा पेस्टिसाइड का बात है, जैसे ही हम हर एक 8 से 15 दिन में एक बार जीवामृत का छिड़काव और मिट्टी में उसका प्रयोग में लाते हैं, तो एक ऐसा पौधा तैयार होता है कि कोई भी पेस्टिसाइड का धान के पौधे में ज़रूरत नहीं पड़ा है अभी तक पिछले 5 सालों में हमको। और जानकारी के लिए हम लोग निमास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और दशपर्णी अर्क पहले से बना के तैयार करके रख सकते हैं। इसका जो है टोटल तरीका ऐसा है, जो पौधा, नीम का पौधा, बेल का, कटहल का, सीताफल का, ऐसे जो बेशरम का, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसको गाय भैंस नहीं खाते, वो सब पौधे को हम इकट्ठा करके उसको कूट पीस के उसमें गौमूत्र, गोबर ये सब मिला के उसको 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को
1.5 महीना तक सड़ा के उसका रस जो है हम लोग पेस्टिसाइड, नेचुरल पेस्टिसाइड के तौर पर उसको यूज में ले सकते हैं। यही तरीका है टोटली। और उसमें जो कीड़ा तना छेदक रहता है उसको बाहर निकालने के लिए उसमें हम हरी मिर्च, तीखा हरी मिर्च, लहसुन और भांग का प्रयोग में लाते हैं। ये सब करके हम नेचुरल पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस है कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना है और मिट्टी का ताकत बढ़ाना, ताकि वो पौधा अपने आप इतना सख्त हो जाए कि उसमें कोई कीड़ा ना लगे, कोई बीमारी ना लगे। हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम एक पौधे को ताकतवर बनाएं, मिट्टी को ताकतवर बनाएं, ना कि हम पेस्टिसाइड के ऊपर काम करें। पेस्टिसाइड वो एक ऐसा चीज़ है इमरजेंसी के लिए है, लेकिन हमारा फोकस सबसे पहला मिट्टी को ऐसे ताकतवर बनाएं ताकि कोई भी बीमारी उसको पकड़ ना सके। अगर पकड़ भी लिया तो पौधे ऐसे सर्वाइव कर जाए कि उसको कोई कीड़ा ना लगे। तो यही सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि ये इसका प्रचार प्रसार हो। आप भाई को हमारा पूरा निवेदन है, जो हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को ऐसे वायरल कीजिए, ये हर किसान के पास ये वीडियो पहुँचे। जैसे हमारे भाई उतने दूर से हमें देखने के लिए, खेती देखने के लिए आए हैं, तो ये प्रयास उनका बेकार ना जाए, यही आपसे इसके लिए आप लोगों रिक्वेस्ट। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस इतना ही कहूँगा। क्या क्या देखे आप बताइए। बहुत तरह का देखे इसमें, नया कभी नहीं नया देखे थे कभी नहीं ऐसे देखे थे, आज हम देखे। ये चमत्कार नहीं है तो चमत्कार उससे नहीं कम तो क्या है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही तो हम लोग का सोच है कि इसका प्रचार प्रसार और से और ज़्यादा हो। और हम तो अपने लिए नहीं, प्रकृति के और मिट्टी के नाम से, पानी के नाम से, हवा के नाम से, ये सब हम सबको जुड़ के एक साथ होके करना पड़ेगा। और ये आप लोग का आशीर्वाद है जिसके लिए हम अभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हमें जो भाई बंधु आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का भी आशीर्वाद है और आप लोग भी कोशिश कीजिए। और इसके सहयोग में हम हमेशा आगे उतर के आए हैं और आगे रहेंगे। और आप सभी को हमसे कोई भी मदद है तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आगे जाके आपको बहुत सारा सहयोग कर सकते हैं। तो गाइज, आपने अगर हमारा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए जो है आपको ये जो नीचे रेड बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में जो है डमरूधारी बाबा जी के आधे घंटी निशान को, उसको भी दबा के ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि हमारा पूरा वीडियो डमरू बाबा जी के आशीर्वाद के तौर पर सबसे पहले आपको पहुंचती रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।